खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। इन्होंने केवल यूरोप से भारत तक आने वाले जलीय मार्ग की खोज की, न कि भारत की, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है, जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी थीं। अतः भारत पहले से ही मौजूद था। वास्को द गामा जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन, पुर्तगाल में एक योद्धा था। वास्को को भारत का समुद्री रास्तों द्वारा अन्वेषक के अलावे अरब सागर का महत्वपूर्ण नौसेनानी और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उसकी प्रथम और बाद की यात्राओं के दौरान लिखे गए घटनाक्रम को 16वीं सदी के अफ्रीका और केरल के जनजीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। आरंभिक जीवन। वास्को द गामा का जन्म अनुमानतः 1460 में या 1469 में साइंस, पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट हुआ था। इनका घर नोस्सा सेन्होरा दास सलास के गिरिजाघर के निकट स्थित था। तत्कालीन साइंस, जो अब अलेंतेजो तट के कुछ बंदरगाहों में से एक है, तब कुछ सफेद पुती लाल छत वाली मछुआरों की झोपड़ियों का समूह भर था। वास्को द गामा के पिता एस्टवाओ द गामा 1460 में ड्यूक ऑफ विसेयू डॉम फर्नांडो के यहाँ एक नाइट थे। डॉम फर्नांडो ने साइंस का नागर राज्यपाल नियुक्त किया हुआ था। वे तब साइंस के कुछ साबुन कारखानों से कर वसूलते थे। एस्टवाओ द गामा का विवाह डोना इसाबेल सौदरे से हुआ था। वास्को द गामा के परिवार की आरंभिक जानकारी अधिक ज्ञात नहीं है। पुर्तगाली इतिहासकार टेक्सिएरा द अरागाओ बताते हैं कि आवोरा शहर में वास्को द गामा की शिक्षा हुई, जहां उन्होंने शायद गणित एवं नौवहन का ज्ञान अर्जित किया होगा। ये भी ज्ञात है कि गामा को खगोलशास्त्र का भी ज्ञान था, जो उन्होंने संभवतः खगोलज्ञ अब्राहम ज़ेक्यूतो से लिया होगा। 1492 में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने गामा को सेतुबल बंदरगाह लिस्बन के दक्षिण में भेजा। उन्हें वहां से फ्रांसीसी जहाजों को पकड़कर लाना था। ये कार्य वास्को ने कौशल एवं तत्परता के साथ पूर्ण किया। प्रथम यात्रा 8 जुलाई 1497 के दिन 4 जहाज लिस्बन से चल पड़े और उसकी पहली भारत यात्रा आरंभ हुई। साओ गैब्रियल इसके नाविकों में से प्रमुख थे। मुख्य चालक पेरो द एलेनकर, जो बर्तोलोमेउ डियास के साथ उत्तमाशा अंतरीप तक और फिर कांगो तक गया था। उसके अलावे गोंजालो अल्वारेस, जो डिएगो केओ की तीसरी यात्रा पर साथ था, और डिएगो डियास, जो बर्तेलोमेउ डियास का भाई था, किरानी की भूमिका में था। ये रफेल से थोड़ा बड़ा था और वास्को द गामा इसी जहाज पर था। साओ रफेल चालक था जोआओ दे कोएम्ब्रा। इसके अलावे जोआओ दे सा किरानी की भूमिका में। इस जहाज का कप्तान गामा का भाई पाओलो द गामा था। बेरियोक संचालक था। पेरो दे एस्कोबार, जो डिएगो केओ के साथ कांगो गया था, और अज्ञात नाम का एक भंडारण जहाज जिसका संचालन अफोंसो गोंजाल्वेस कर रहा था। उत्तमाशा अंतरीप बर्तेलोमेउ डियास के दिए नक्शे से तट रेखा बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, लेकिन वे चलते रहे और 22 नवंबर को उत्तमाशा अंतरीप पहुंचे। वहां पर डियास द्वारा स्थानीय लोगों के साथ हुए झड़पों की खबर उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन उनके साथ भी वहां पर झड़प हो गई। जहाजों का मरम्मत के बाद 7 दिसंबर को वो वहां से चले। 16 दिसंबर को वो उस नदी के मुहाने पर पहुंचे, जहां से बर्तेलोमेउ डियास के नाविकों ने उसे वापस जाने पर मजबूर किया था। उनको वहां डियास द्वारा स्थापित क्रॉस दिखा। इसके बाद के रास्तों पर आज तक कोई नहीं पहुंचा था, इसलिए पहले से बने मानचित्र बेकार हो गए और उन्हें नया मानचित्र बनाना पड़ा। तट के सहारे वे उत्तर चले, चूंकि वह क्रिसमस के आसपास का समय था। द गामा के कर्मी दल ने एक तट का नाम, जिससे होकर वे गुजर रहे थे, नेटाल रखा। इसका पुर्तगाली में अर्थ है क्रिसमस, और उस स्थान का ये नाम आज तक इस्तेमाल में है। स्वाहिली तट। जनवरी तक वे लोग आज के मोजाम्बिक तक पहुंच गए थे, जो पूर्वी अफ्रीका का एक तटीय क्षेत्र है, जिस पर अरब लोगों ने हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क के एक भाग के रूप में नियंत्रण कर रखा था। उनका पीछा एक क्रोधित भीड़ ने किया, जिन्हें ये पता चल गया कि वास्को और उसके लोग मुसलमान नहीं हैं, और वे वहां से कीनिया की ओर चल पड़े। कीनिया के मोम्बासा में भी उसका विरोध हुआ। पहुंचने के बाद उसे बताया गया कि मोम्बासा शहर में कई ईसाई रहते हैं। जहाज को तट से दूर रखने के बाद कुछ नाविक शहर के दौरे पर गए, जहां उन्हें गोरे पीले ईसाइयों से मुलाकात हुई। बाद में पता चला कि मोजाम्बिक से खबर मिलने के बाद वहां के सुल्तान ने उन्हें फंसाने के लिए एक योजना तैयार कर रखी थी। गामा वहां से भाग निकला, पर उसे भारत पहुंचने के लिए दिशाओं के जानकार नाविकों या निदेशकों की जरूरत थी। उसने एक छोटी नाव पर आ रहे 4 लोगों को पकड़ लिया। एक बूढ़े मुसलमान व्यापारी ने बताया कि पास के तट मालिंदी में भारतीय नाविक रहते हैं। कोई चारा न देख वास्को मालिंदी पहुंचा। भारतीयों को देखकर उसे लगा कि ये ईसाई है। कृष्णा के उच्चारण को वो क्राइस्ट समझ रहे थे। मालिंदी में द गामा ने एक भारतीय मार्गदर्शक को काम पर रखा, जिसने आगे के
मार्ग पर पुर्तगालियों की अगुवाई की और उन्हें 20 मई 1498 के दिन कालीकट, इसका मलयाली नाम कोठिकोड है, केरल ले आया, जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। कालीकट, वहां के राजा समुद्री पुर्तगाली इसे जामोरिन कहने लगे, ने उन्हें कालीकट के पत्तन पर आने का न्योता दिया, लेकिन गामा के राह में इतनी बाधाएं आई थीं कि उसे लगा कि ये भी दुश्मन ही होंगे। लेकिन वो मिलने के लिए वली अरबी में शासक से मिला और फिर संगीत के साथ कालीकट में जामोरिन सामुद्री ने गामा का स्वागत किया। वहां पर राज दरबार में आने से पहले उसे एक मंदिर मिला जहां अंदर में उसे एक देवी की मूर्ति दिखी। पुर्तगालियों को लगा कि ये मरियम की मूर्ति है और उसे भरोसा हो गया कि जामोरिन एक ईसाई शासक है। वो मूर्ति शायद मरियम माँ देवी की थी, जिसे वो ईसा मसीह की मां मरियम समझ रहे थे। वृत्तकार जो गामा के साथ उस दल में शामिल था जिनको जामोरिन ने स्वागत किया था, लिखा, इस देश के लोग भूरे हैं, छोटे कद के और पहले देखने से ईर्ष्यालु और मतलबी लगते हैं। मर्द कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते, शायद धोती या वेष्टी। कुछ बाल बड़े रखते हैं जबकि कई सर मुंडवा लेते हैं। महिलाएं सामान्यतया सुंदर नहीं दिखती हैं। फनाओ मार्टिन्स ने जामोरिन से मुलाकात में गामा का अरबी अनुवाद किया। दूसरी यात्रा, गामा ने वापस आकर अपना वृतांत राजा मैनुएल को सुनाया। अपने पूर्वाग्रहों के विपरीत उसे भारत के ईसाई अलग लगे और वे पुर्तगाल को पहचान न सके, जिससे उसे अचरज हुआ। भारत में मालाबार तट पर मुस्लिमों की उपस्थिति से भी उसे दुविधा हुई। अफ्रीका में हर जगह मुस्लिम शासन और अरब सागर में मुस्लिम मूर और अरब व्यापारियों की तादाद को देखकर उसको अपने ईसाई कर्तव्य की याद आई और उसने 2 सालों के अंदर 2 और मिशन भेजे। जनवरी 1500 ईस्वी का समय बहुत ही शुभंकर लगा, पर मिशन भेजने में 2 महीनों की देरी हो गई। मार्च 1500 में पेद्रो अल्वारेस काब्राल की अगुवाई में 13 जहाज लिस्बन से चले। उनका लक्ष्य अफ्रीका और भारत में व्यापार के आधार फैक्ट्री और उपनिवेश लगाने के अलावे जामोरिन को मुस्लिम व्यापारियों को भगा देने का आग्रह भी था। लेकिन कई जहाज उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंचने के गामा के बताए दक्षिण पश्चिम और फिर पूर्व जाने के छोटो रास्ते पर जाने के क्रम में खो गए। काब्राल कालीकट पहुंचा। नए जामोरिन ने यूरोपीय जहाजों का व्यापार स्वीकार किया और सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन उस साल के लिए अरब व्यापारी पत्तन में पहुंच चुके थे। केब्राल ने अरब जहाज को पकड़ लिया, ये कहकर कि ये जामोरिन के साथ हुई व्यापार संधि का उल्लंघन है। इसके जवाब में उन्होंने पुर्तगाली फैक्ट्री के सभी 70 लोगों को मार दिया। लेकिन काब्राल की यात्रा पूर्ण असफलता नहीं थी। उसने आते वक्त सोफाला और किल्वा के राजाओं से संपर्क स्थापित किया। वो भारत में कुन्नूर भी गया और कुछ जहाज जो खो गए थे दक्षिण अमेरिका पहुंच गए थे। इस प्रकार पुर्तगाल के जहाजों ने अगले 20 सालों के लिए उसने कालीकट के शासकों से दुश्मनी मोल ले ली। सन 1502 में वास्को को दोबारा भेजा गया। उसकी अगली यात्रा 1502 में हुई, जब उसे ये ज्ञात हुआ कि कालीकट के लोगों ने पीछे छूट गए सभी पुर्तगालियों को मार डाला है। अपनी यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी भारतीय और अरब जहाजों को उसने ध्वस्त कर दिया और कालीकट पर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ चला, और उसने बहुत सी दौलत पर अधिकार कर लिया। इससे पुर्तगाल का राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ। वो कोचीन, कुन्नूर और गोवा भी गया। कोचीन के दक्षिण में उसे सदियों से रह रहे ईसाइयों संत थॉमस सन 54 का पता चला। गामा ने कुछ पुर्तगालियों को वहीं छोड़ दिया और उस नगर के शासक ने उसे भी अपना सब कुछ वहीं छोड़कर चले जाने के लिए कहा, पर वह वहां से बच निकला। उसकी दूसरी यात्रा पुर्तगाली राजा के मिशन के हिसाब से बहुत सफल रहा, क्योंकि उसने अरब व्यापारियों के कड़ी लड़ाई की, जामोरिन को व्यापार के लिए मजबूर किया और भारत में रह रहे ईसाइयों का पता लगाया। बाद की यात्रा सन 1524 में वह अपनी अंतिम भारत यात्रा पर निकला। उस समय पुर्तगाल की भारत में उपनिवेश बस्ती के वाइसरॉय राज्यपाल के रूप में आया, पर वहां पहुंचने के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। दिसंबर 1524 में इनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई। मरने के बाद इसे कोची भारत में दफना दिया गया, लेकिन 1539 में इसको सोने चांदी से बने ताबूत में ले जाकर पुर्तगाल के लिस्बन के बेलेम राजशाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।